हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि साहब हमने जो है अपवाह तंत्र हमारा भारत के भूगोल में टॉपिक चल रहा था और अपवाह तंत्र में हमने है जो कहाँ तक कर लिया था साहब। अपवाह तंत्र में हमने एक क्लास ली थी और मैंने दूसरी क्लास डाली थी, उसमें सिर्फ एक ही नदी आ पाई थी, वो झेलम। क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम की वजह से वो मेरी क्लास पूरी हो नहीं पाई थी, इसलिए अब झेलम नदी के बाद में हम अगली अब कंटिन्यू करते हैं अगली नदियों को। तो चलिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होते पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा लाइक कमेंट दीजिएगा और उसके बाद में हर बच्चे के पास पहुंचेगा जिसको इस क्लास की ज़रूरत है। लेकिन मेरी एक बात सुनिएगा, क्योंकि वो क्लास भी आप पूरी कर लेना, क्योंकि जो झेलम नदी पढ़ाई है मैंने, वो झेलम नदी मैंने वहाँ पर पढ़ा दी। उससे लगभग 10-11 मिनट 12 मिनट की क्लास है और वहाँ पर मैंने पूरा वर्णन किया झेलम नदी का। अब देखिएगा, मैं अगली नदी पढ़ाने वाला हूँ चिनाब नदी। साहब कौन सी नदी पढ़ाने वाला हूँ? चिनाब नदी। तो देखो, ये जो चिनाब नदी है साहब, चिनाब नदी आप जानते ही होंगे कि साहब जो हमारा उत्तर भारत इस तरीके से, तो उत्तर भारत में सबसे पहले तो कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु के बाद में झेलम, झेलम के बाद में कौन सी नदी आती है? चिनाब नदी। और चिनाब नदी आती है और वो चिनाब नदी आगे जाके कहाँ तक, कौन सी नदी में गिरती है? तो आगे सिंधु नदी में गिरती है। अभी पूरी पूरी बातें करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारी ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का साहब उद्गम स्थल, यानी उद्गम स्थल कौन सा है? तो उद्गम स्थल मैंने आपको बताया था, शुरुआत में भी बता दिया था। इसका जो उद्गम स्थल है वो है बारालाचला, बारालाचला दर्रा। और ये बारालाचला दर्रा है कहाँ पर साहब? तो ये है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर? बारालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। अगली बात साहब, इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम इसका क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है अस्किनी नदी। अस्किनी नदी। क्या नाम है इसका प्राचीन नाम साहब? तो इसका प्राचीन नाम है अस्किनी नदी। तो समझ गए। अब देखिएगा अगली बात, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ लंबाई। लंबाई कितनी है साहब? 1180 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी? 1180 किलोमीटर। अब देखिएगा अगली बात, सिंधु की, सिंधु की यह सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेना कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब। यानी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी वो कौन सी है? चिनाब नदी। क्योंकि जो नीचे की झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलुज, ये सभी अपना जल कौन सी नदी में गिराती है? चिनाब नदी में गिराती है। और चिनाब ही आगे अपना जो पंचनद का पानी ले जाकर के मिठानकोट पाकिस्तान में कौन सी नदी में गिराता है? सिंधु नदी में। तो लिख दो बात, अगली बात है साहब, यानी चिनाब नदी, चिनाब नदी में दाएं तट से, दाएं तट से झेलम व बाएं तट से रावी व सतलुज नदी अपना जल गिराती हैं, अपना जल गिराती हैं, गिराती हैं। तो ध्यान रखिएगा किस तरह से, यानी ये इस तरीके से अपना मैं बता रहा हूँ अभी आपको, मैं फोन बना के, जैसे ये हमारी मान लो ये चिनाब नदी है। अब ये जो चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी में दाएं तट से, तो यहाँ पर तो जो ये जल गिराती है, यानी कौन से तट से? अपने बाएं तट से, ये बाएं दाएं तट से तो कौन सा जल गिराती है? कौन सी नदी गिराती है? तो अपनी कौन सी नदी गिराती है? झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। लेकिन इस बाएं तट से, बाएं तट से यहाँ पर तो नदी गिराती है जल, उसका नाम है रावी नदी। और रावी के बाद में एक इधर से और नदी आएगी, उसका नाम है सतलुज नदी, जो यहाँ पर जल गिराती है। आप बोलोगे सर तो फिर व्यास किसकी सहायक नदी है? वो व्यास इसकी सतलुज की सहायक नदी। व्यास किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। समझ के बाद अब देखिएगा अगली बात, अब ये जो चिनाब नदी है, अब ये जो चिनाब नदी है, ध्यान रखना, चिनाब नदी, चिनाब नदी शुरुआत में, शुरुआत में दो धाराओं में बहती है, दो धाराओं में बहती हैं। यानी जो ये चिनाब नदी है, ये शुरुआत में हमारी कितनी धाराओं में बहती है साहब? दो धाराओं में। किस रूप में बहती है? जैसे कि एक, यानी बारालाचला दर्रे से ये दो धाराओं में निकलती है इस तरीके से। एक धारा का नाम है, इसका नाम क्या साहब? चंद्र। एक धारा का क्या नाम है? चंद्र। और एक धारा और आती है, इस धारा का नाम क्या है? भागा। क्या नाम है?
भागा। तो फिर सर ये आगे और आगे ये मिलती कहाँ पर, आगे मिलके आगे चिनाब नदी हो जाती है और ये मिलती कौन से स्थान पर है, तो कौन से स्थान पर मिलती है, तांडी नामक स्थान पर। और ये तांडी नामक स्थान कहाँ पर है साहब, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो आगे नदी बन गई वो आगे नदी कौन सी बन गई, चिनाब नदी, चिनाब नदी। तो ध्यान रखिएगा चिनाब नदी शुरुआत में दो धाराओं के रूप में बहती, एक तो चंद्र और एक भागा के रूप में। यानी चिनाब नदी शुरुआत में दो धाराओं में बहती है, एक चंद्र और एक भागा के रूप में। हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं और मिलने के बाद आगे कौन सी नदी का रूप बनाती है, तो कौन सी नदी का बनाती है, चिनाब नदी का। कौन सी नदी का बनाती है, चिनाब नदी का। अब देखिएगा अगली बात, अब जो ये चिनाब नदी है साहब, ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में किलोंग घाटी का निर्माण करती है। किलोंग घाटी का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा जो ये चिनाब नदी है ये किलोंग घाटी का निर्माण कहाँ पर करती है साहब, तो कहाँ पर करती है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं, तो एक तो जिला है लाहौल व स्पीति जिले में, लाहौल व स्पीति जिले में, लाहौल व स्पीति जिले में। अब आप पूछोगे सर ये लाहौल स्पीति इतने फेमस क्यों है, क्योंकि ये बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र है साहब, बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र, मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग क्या रहते हैं साहब, ज्यादा रहते हैं। तो ध्यान रखना बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र है, बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, बारालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। प्राचीन नाम क्या है इसका, अस्किनी नदी। क्या नाम है प्राचीन नाम, अस्किनी नदी। लंबाई कितनी है, 1180 किलोमीटर। और उसके बाद में सिंधु की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगली बात, चिनाब नदी के दाएं तट से झेलम, यानी ऊपर से कौन सा तट हो जाएगा, इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से देखिएगा तो ऊपर ये मेरा हाथ कौन सा हो गया, दायां हाथ। तो ऊपर से जो नदी आती है वो कौन सा तट हो जाएगा, दायां तट। तो दाएं तट से कौन सी नदी आके गिरती है, झेलम नदी। और नीचे से मतलब बाएं तट से कौन कौन सी, एक तो रावी और एक कौन सी, सतलुज। और उसके बाद में चिनाब नदी को शुरुआत में दो धाराओं बहती है। उन दो धाराओं के क्या क्या नाम है, एक धारा का नाम चंद्र और एक का नाम क्या साहब, भागा। और ये दोनों धाराओं मिलती कौन से स्थान पर है, तो ये तांडी नामक स्थान पर मिलती है। और तांडी नामक स्थान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और आगे ये कौन सी नदी का रूप लेती है, तो चिनाब नदी का। समझ गए बात। अब देखिएगा हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है साहब, तो कौन सी घाटी का करती है, किलोंग घाटी का निर्माण करती है। और बोलो बताओ झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, तो कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। और किलोंग घाटी से मैं साहब फेमस की कश्मीर घाटी में मैंने बात बता दी थी ना साहब, किसके लिए प्रसिद्ध है, वहां पर करेवा मिट्टी पाई जाती है। और करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है, जाफरान किस्म की केसर की खेती के लिए। लेकिन ये जो किलोंग घाटी है सर ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना वह लाहौल व स्पीति जिला है। यहाँ पर जिला कौन सा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले हैं। और यहाँ पर ये क्षेत्र है वो कौन सा है, बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ पर मैंने बताया ना कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी है, चिनाब नदी। अब देखिएगा नेक्स्ट बात कि जो चिनाब नदी है ये चिनाब नदी अपना पानी कहाँ पर, मिठानकोट में। कहाँ पर, मिठानकोट में अपना चिनाब नदी जो पानी है वो कहाँ पर गिरा देती है साहब, पंचनद में। पंचनद का जो पानी है वो सिंधु नदी में गिरा देती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये बात मैंने वहाँ पर लिखा दी थी, मिठानकोट पाकिस्तान में चम्बल नदी नहीं, चिनाब नदी अपना पानी कौन सी नदी में गिरा देती है, तो सिंधु नदी में गिरा देती है। अब एक लास्ट बात बता रहा हूँ, वो बात कौन सी है साहब, इस चिनाब नदी पर क्या चलाई गई है, सिर्फ परियोजना चलाई गई। क्या चलाई गई है, परियोजना। और आपने बार बार इन नामों को सुना ही होगा, परियोजना। उन परियोजनाओं के नाम क्या क्या साहब, एक का नाम है सलल, एक का नाम क्या है, सलल बगली, सलल बगली और दुल्हस्ती, दुल्हस्ती बगली हार, सलल बगली हार और दुल्हस्ती। तो ध्यान रखिए ये तीन परियोजनाएं चलेगी किस नदी पर, सलल बगलीहार और दुल्हस्ती परियोजना कौन सी नदी पर चलेगी हैं, तो कौन सी नदी पर चलेगी साहब, चिनाब नदी पर। कितनी परियोजनाएं, तीन है, एक का नाम सलल, एक का नाम बगलीहार और एक का नाम क्या है, दुल्हस्ती। तो लो जी ये आपकी कौन सी नदी हो गई है, चिनाब नदी। जितना जल्दी हो सके अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में मैं आपको अगली नदी पढ़ाने वाला हूँ, वो कौन सी नदी पढ़ाने वाला हूँ, रावी नदी। कौन सी नदी पढ़ाने वाला हूँ, रावी नदी।
अब देखिएगा अगली बात, कर दूं क्लीन? तो लो जी, अब देखिएगा अगली बात हम पढ़ते हैं कौन सी नदी? रावी नदी। ध्यान से देखिएगा, रावी नदी। पहले बात साहब, जो रावी नदी है, इस रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है साहब? उद्गम स्थल वो है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा कहाँ पर है सर? तो ये ध्यान रखिएगा, ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है वो कौन सा नाम है साहब? पुरुषेणी नदी। कौन सी नदी? पुरुषेणी नदी। ध्यान रखिएगा, यानी रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा नाम, क्या नाम है? पुरुषेणी नदी। अब नेक्स्ट बात साहब, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, यह नदी हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, यह नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो चंबा घाटी का निर्माण करती है। आपसे पूछ लेना कि चंबा घाटी का जो निर्माण करती है वो कौन सी नदी करती है? तो कौन सी नदी करती है दोस्त? अपनी चिनाब रावी नदी करती है। देखो, झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? कश्मीर घाटी का। और उसके बाद में चिनाब में नदी को जो किस घाटी का निर्माण करती है? किलोंग घाटी का। लेकिन जो ये अपनी रावी नदी ये कौन सी घाटी का निर्माण करती है? चंबा घाटी का। कौन सी घाटी का? चंबा घाटी का। ध्यान रखिएगा अलग अलग चीजों में। अब देखिएगा लास्ट बात, इसके किनारे स्थित नगर यानी इसके किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं? तो ध्यान रखना, एक तो नगर स्थित है गुरुदासपुर। और ये गुरुदासपुर जो है कहाँ का शहर है? पंजाब का शहर है। तो ध्यान रखिएगा, जो गुरुदासपुर है वो कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और एक पंजाब का लाहौर, पंजाब प्रांत पाकिस्तान का कौन सा शहर? लाहौर शहर। कौन सा शहर? लाहौर शहर। तो जो लाहौर है वो लाहौर भी किस नदी के किनारे साहब? रावी नदी के किनारे। तो ध्यान रखिएगा, लाहौर, और ये लाहौर कहाँ पर है साहब? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये लाहौर भी किस नदी के किनारे साहब? अपना रावी नदी के किनारे। समझ के बाद, उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। प्राचीन नाम पुरुषेणी नदी। लंबाई 725 किलोमीटर। यह नदी हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी का निर्माण करती है। इसके किनारे स्थित नगर कौन कौन से? एक तो गुरुदासपुर पंजाब वाले में है, और एक लाहौर जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, एक ही अंतिम बात बची हुई वो कौन सी है? यह नदी अपना पानी कौन सी नदी में गिराती है? बताओ, अभी बताए ना पिछली नदी में। यह नदी अपना पानी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिलाती है। चिनाब नदी में मिलाती है। कौन सी नदी मिलाती है? तो ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी में मिलाती है। और मिलाती कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में मिलाती है। तो लो जी, ये आपकी कौन सी नदी होगी? रावी नदी। अब उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। प्राचीन नाम पुरुषेणी नदी। लंबाई पूछ ले तो 725 किलोमीटर। यह नदी हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी का निर्माण करती है। इसके किनारे स्थित नगर एक तो गुरुदासपुर जो कहाँ पर है? पंजाब में, और एक लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट बात, यह नदी अपना पानी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिलाती है। लो जी, फटाक से क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद में हम अगली नदी पढ़ेंगे। कौन सी नदी? व्यास नदी। फटाक से ले लीजिएगा। ले लिया होगा साहब। लो जी, अब कर दूं क्लीन? लो साहब, अब हेडिंग लगाओ आप। अगली नदी कौन सी नदी? व्यास नदी। काफी अच्छी अच्छी बातें व्यास नदी की, ध्यान से देखिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। देखो, व्यास नदी, व्यास नदी। पहले मैं बताता हूं साहब, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है?
तो कहाँ पर है साहब, व्यास कुंड। कौन सा कुंड है, व्यास कुंड। और ये व्यास कुंड कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। अगली बात साहब, प्राचीन नाम पूछ ले या आपसे वैदिक नाम पूछ ले तो कौन सा क्या बताओगे, विपाशा नदी। विपाशा नदी, इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है साहब, विपाशा नदी। क्या नाम है, विपाशा नदी। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, अब नेक्स्ट बात क्या है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू व कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, कुल्लू व जो कांगड़ा घाटी का निर्माण करती हैं वो कौन सी नदी करती हैं, तो व्यास नदी करती है। कौन सी नदी करती है, व्यास नदी। यानी जो कुल्लू व कांगड़ा घाटी का जो निर्माण करती है वो कौन सी नदी करती है, व्यास नदी। यहाँ पर कांगड़ा घाटी की एक विशेषता है, किसके लिए प्रसिद्ध है कांगड़ा घाटी, तो ध्यान रखना, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध। चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध आपसे कोई घाटी पूछ ले उत्तर भारत की तो वो कौन सी घाटी है दोस्त, कौन सी घाटी है, कांगड़ा घाटी। देखिएगा घाटियों में कंफ्यूज मत हो जाना। चिनाब नदी कौन सी, पहले झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, उसके बाद में चिनाब नदी कांगड़ा घाटी का निर्माण करती है। नहीं कांगड़ा नहीं, अपने जो चिनाब नदी है वो अपने कांगड़ा ने और घाटी का निर्माण करती है। और उसके बाद में जो हमारी अगली जो आती है नदी वो कौन सी नदी आती है, चिनाब के बाद में रावी नदी। और वो रावी नदी हमारी कौन सी, चंबा घाटी का निर्माण करती है। और रावी नदी के बाद में जो हमारी ये जो अगली व्यास नदी आती है, व्यास नदी एक तो कुल्लू घाटी और एक ये कांगड़ा घाटी का क्या करती है साहब, निर्माण करती है। कांगड़ा घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। और कांगड़ा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिएगा अगली बात, अब देखो व्यास नदी पर कुछ परियोजना चलाई गई और ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है साहब। क्या चलाई गई, कुछ परियोजना चलाई गई और ये महत्वपूर्ण परियोजना है। देखो एक पहली परियोजना चलाई गई है वो कौन सी है, पार्वती जल विद्युत परियोजना। पार्वती जल विद्युत परियोजना, आपसे पूछ लेना कि पार्वती जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर चलाई गई है, तो कौन सी नदी पर चलाई गई है, व्यास नदी पर। कौन सी नदी पर चलाई गई है, व्यास नदी पर। सेकंड बात, एक तो इस बांध पर, इस व्यास नदी पर क्या है, एक कौन सा बांध है, पोंग बांध। कौन सी परियोजना है, पोंग बांध पर पोंग परियोजना चलाई गई है। और एक तीसरा है वो कौन सा बांध है, पंडोहे बांध। पंडोहे बांध, तो ध्यान रखिएगा पोंग बांध, पंडोहे बांध और पार्वती जल विद्युत परियोजना, ये तीनों कौन सी नदी पर है साहब, व्यास नदी पर। कौन सी नदी पर है, व्यास नदी पर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है साहब, कि व्यास नदी अपना पानी कपूरथला पंजाब में, कहाँ पर, कपूरथला पंजाब में सतलुज नदी में गिराती है। सतलुज नदी में गिराती है। तो ध्यान रखिए कहाँ पर गिराती है ये अपना पानी, सतलुज नदी में, व्यास नदी। तो कपूरथला पंजाब में, कहाँ पर गिराती है, कपूरथला पंजाब में। लो जी ये आपकी कौन सी नदी होगी, व्यास नदी। पहले आपको ध्यान होना चाहिए इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है साहब, व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। प्राचीन नाम क्या है, विपाशा नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू व कांगड़ा घाटी का निर्माण करती है। और कांगड़ा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है साहब, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट बात, इस नदी पर तीन परियोजना, एक पार्वती जल विद्युत परियोजना, एक पोंग बांध परियोजना, एक पंडो बांध है। ठीक है, पोंग बांध, पंडो बांध, पार्वती जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, व्यास नदी पर। और अगली नेक्स्ट बात साहब, व्यास नदी अपना पानी कपूरथला पंजाब में सतलुज नदी में गिराती है। तो लो जी ये आपकी कौन सी नदी होगी, व्यास नदी। फटाक से क्या कर लो, इसका आप नोट कर लीजिएगा। और अंतिम नदी हमारी सिंधु नदी तंत्र की बची हुई है। और वो कौन सी नदी बची हुई है साहब, सतलुज नदी। और उसे बहुत ही अच्छे तरह से सतलुज नदी को देखने वाले हैं।
कर लिया होगा साहब। देखिएगा अब अगली बात, अब हमारी अंतिम जो नदी है वो कौन सी नदी है? सतलुज नदी। देखिएगा सतलुज नदी। अब देखिएगा सतलुज नदी की, पहले तो मैं आपको उद्गम स्थल बताओ कहां पर है, ये तो मैंने बता दिया था साहब, राकस झील। राकस झील, और ये राकस झील कहां पर है? तिब्बत। कहां पर ये राकस झील? तिब्बत में। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सी झील है? राकस झील, तिब्बत। अब देखिएगा नेक्स्ट बात मैं पहले बताता हूं साहब, ये जो हमारी उत्तर भारत की संपूर्ण नदियों में से जो ये हमारी सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही बहती थी। यानी जो सतलुज नदी है ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही बहती थी, इसलिए इसको किस नदी के नाम से जाना जाता है साहब? पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि साहब ये जो हमारी सतलुज नदी है, जब तक हिमालय बना ही नहीं था, उस हिमालय के बनने से पहले ये नदी यहाँ से बहती थी। इसलिए उत्तर भारत की आपसे पूछ लेना कि कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी, उत्तर भारत की एकमात्र नदी जो पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय की उत्पत्ति से पहले बहती है, तो कौन सी नदी है? सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। तो लिख दे दो पॉइंट, यह पूर्ववर्ती नदी है। और पूर्ववर्ती नदी का मतलब यानी हिमालय की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही बहती हैं। यानी हिमालय की उत्पत्ति हुई ना, उस हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये नदी बहती थी। अब देखिएगा अगली बात, यानी साहब ये भारत में कहां से प्रवेश करती है? यानी भारत में कहां से प्रवेश करती है? इस तरीके से देखिएगा, भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से। कौन से दर्रे से? सिपकिला दर्रे से। और ये सिपकिला दर्रा है कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो लिख दूं भारत में प्रवेश तो कौन से दर्रे से बताओगे आप लोग? सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। और ये सिपकिला दर्रा कहां पर है? तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश। यानी भारत में ये जो नदी प्रवेश करती है, ये सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात साहब, अगली बात क्या है कि इस नदी को तिब्बत में, कहां पर? इस नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे तिब्बत में लांगचेन खंबाव के नाम से जाना जाता है। यानी इस नदी को तिब्बत में, यानी सतलुज नदी को तिब्बत में लांगचेन खंबाव नदी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लांगचेन, तिब्बत में लांगचेन खंबाब नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? तो क्या बताओगे? लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट बात। अब नेक्स्ट बात क्या है साहब? अब देखिएगा इस नदी में पंजाब में कौन सी नदी आके मिलती है? पंजाब में व्यास नदी आकर मिलती है। व्यास नदी आकर मिलती है। देखिएगा ये पॉइंट मैंने वहां पर भी लिखवा दिया, लेकिन यहाँ पर किस लिए लिखवाया अभी बता देता हूं। इसी देखो, एक तो इधर से ये व्यास नदी आती है साहब, व्यास नदी, और ये इधर से कौन सी नदी है साहब? सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। दिखाई तो दे रही होगा मेरे ख्याल से, देख लेता हूं मैं। सतलुज नदी, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर एक तो ये व्यास नदी और नीचे कौन सी? सतलुज नदी। यहीं पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो यहीं पर इनके संगम पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है हरिके बेराज बांध। हरिके बेराज बांध। ध्यान रखा, यहीं पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कौन सा बांध बना हुआ है? हरिके बेराज बांध। और सतलुज नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? तो सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध। और ये भाखड़ा नांगल बांध कहां पर है साहब? तो आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश।
और ये जो हरिके बिराज बांध कहाँ पर है साहब? पंजाब। कहाँ पर है? पंजाब। तो ध्यान रखिएगा, व्यास और सतलुज के संगम पर यहाँ पर एक बांध बना, उस बांध का नाम क्या है? हरिके बिराज बांध। सर ये हरिके बिराज बांध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस हरिके बिराज बांध से ही अपनी कौन सी नहर निकाली गई है? तो कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। यानी हरिके बिराज बांध से ही, लिख देता हूँ, से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यानी विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना कौन सी है साहब? तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। और वही व्यास और सतलुज नदी के संगम यानी हरिके बिराज बांध से निकाली गई है। हरिके बिराज बांध से निकाली गई है। अब देखिएगा, और भाखड़ा नांगल पूछ ले तो कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। अब देखो, ये जो सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी अपना पानी कौन सी नदी में गिराती है? अपना पानी पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में चिनाब नदी में गिराती है। चिनाब नदी में गिराती हैं। कौन सी नदी में गिराती है? चिनाब नदी में गिराती है। अब हमारी सतलुज नदी की आखिरी बात बची हुई है। इस सतलुज नदी पर एक हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना चलाई गई है, और वो परियोजना कौन सी चलाई गई है वो मैं बताने वाला हूँ। यानी सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना चलाई गई है, और वो कौन सी परियोजना है साहब? तो ध्यान रखिएगा, नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना। जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है वो कौन सी नदी पर चलाई गई है? यहाँ पर हमारी सतलुज नदी पर। और कहाँ पर चलाई गई? हिमाचल प्रदेश में। लो जी, ये आपकी कौन सी कंप्लीट हो गई दोस्त? अपनी सतलुज नदी। पहले बात, सतलुज नदी का आप देखोगे उद्गम स्थल जो कहाँ पर है? राक्षस झील, तिब्बत। और ये पूर्ववर्ती नदी उत्तर भारत की एकमात्र नदी जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले बहती थी। और नेक्स्ट बात, भारत में ये प्रवेश कौन से दर्रे से करती है? तो सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट बात, इस नदी को तिब्बत में लांगचेन खंवाब नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी पर पंजाब में व्यास नदी आकर मिलती है। और व्यास और यहाँ पर स्थान है वो कौन सा? कपूरथला स्थान। और यहीं पर भी कौन सा बांध बना हुआ है? हरिके बिराज बांध। और ये हरिके बिराज बांध से कौन सी नहर निकाली गई? तो आप बोलोगे इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है। और उसी अपना जो भाखड़ा नांगल बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। नेक्स्ट बात ध्यान, जो ये अपना पानी है ना साहब, ये जो सतलुज नदी है अपना पानी पाकिस्तान में कौन सी नदी में मिलाती है? तो कौन सी नदी मिलाती है? चिनाब नदी में। और चिनाब नदी आगे ले जाकर के मिठानकोट पाकिस्तान में कौन सी नदी में मिला देती है? सिंधु नदी में। अब देखिएगा, जो सतलुज नदी है, इस सतलुज नदी पर कौन सी परियोजना चलाई गई? तो इस सतलुज नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना चलाई गई है। और ये नाथपा झाकड़ी परियोजना चलाई कहाँ पर है साहब? तो ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में चलाई है। फटाक से 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाक से इन चीज़ों को क्या कर लो, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। फिर हम करते हैं अगली बात। तो चलिएगा, आज हमने सिंधु नदी तंत्र को हमारा कंप्लीट किया। अब जो एक विवाद था साहब सिंधु नदी तंत्र, और वो जो विवाद था वो विवाद मैंने आपको कहाँ पर बता दिया था? जब मैंने भारत का स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक करवाया ना, वहाँ पर मैंने इस विवाद को क्या कर दिया था? कंप्लीट कर दिया था। अब आप लोगों को यदि वहाँ पर वो क्लास देख लेना, आपको वहाँ पर सिंधु नदी जो जल विवाद है वो पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था 1960 में। उस विवाद का जो निपटारा किया था विश्व बैंक ने रेमंड नामक व्यक्ति भेजा था, और भारत की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे वो जनरल हमारे नेहरू जी ने किए थे, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने किए थे। और अगली बात साहब, जो ये सिंधु नदी जल विवाद में क्या था, ऊपर भारत की 3 नदियाँ कौन कौन सी? एक तो सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। इसका 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और
और 20% पानी कौन यूज़ करेगा, भारत। और उसके बाद में नीचे की जो 3 नदियाँ कौन कौन सी, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इन नदियों का 80% पानी कौन यूज़ करेगा, भारत। और 20% पानी कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान। तो वो मैंने विवाद वहाँ पे आपको लिखवा दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर इस क्लास को जो स्थिति विस्तार यदि नहीं देखा तो उसको वहाँ पर देखिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलेगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक कमेंट दीजिएगा, हर बच्चे के पास पहुंचेगा जिसको उसका क्लास की बहुत ज़रूरत है। और विश्वास के साथ जुड़िएगा साहब, यकीन के साथ कह सकता हूँ इस क्लास से आपको बेहद फायदा होगा। चलिएगा एक आखिरी लाइन, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना हौसला, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसी तरह आप भी अपने समय के साथ प्रयास करते रहिएगा साहब, क्योंकि समय के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास।